नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पेट की खातिर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, ये तुमने बैग कहाँ जाने के लिए लगाए हैं? कहीं जा रही हो क्या? ओहो माँ जी, तुम्हें कितनी बार मना किया है, कहीं आना जाना हुआ करे तो टोका टाकी मत किया करो। लेकिन तुम्हारी तो आदत ही है, जब भी कहीं जाने की तैयारी करती हूँ पीछे से आकर टोक देती हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है? बूढ़ी हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह हरकतें करती हो कि जाने वाले को टोका नहीं करते हैं। नहीं बहू, मैंने तुम्हारे बैग लगे हुए देखे थे ना, इसीलिए पूछ लिया। अब तुम्हें क्या लगता है पूरे साल इसी घर में बंद होकर रहूंगी? गर्मियों की छुट्टियां लग गई हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, तो कुछ दिनों के लिए सोच रही हूँ शिमला और मनाली घूम आऊं। वैसे भी हमारे शहर में इतनी गर्मी है, ऐसी गर्मी में मैं और यहाँ नहीं रह सकती हूँ। कुछ दिनों के लिए मैंने और महेश ने बच्चों के साथ शिमला मनाली घूमने का प्लान बनाया है। बेटा, तुम लोग शिमला मनाली जा रहे हो? ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इधर अकेली कैसे रहूंगी? और अभी तो मैं अपने हाथ से खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। 2 दिन पहले ही तो मैं फिसल कर गिर गई थी, जिसकी वजह से हाथ में बहुत तेज चोट लग गई। माँ जी, हाथ में चोट लगी है, हाथ टूटा नहीं है। अब जाओ, अपने कमरे में बैठो। मेरे कमरे में खड़े होकर मेरा सर मत खाती रहो, मुझे और भी तैयारी करनी है। शाम को महेश ऑफिस से घर आ गया और अपनी पत्नी रीना से बोला, अरे रीना, तुम्हें जाने के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी ना। 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी मार्केट लेकर चलता हूँ। जो कुछ भी खरीदना हो खरीद लेना। और हाँ, आज महीने की आखिरी तारीख भी है। घर का कुछ सामान वामान राशन का भरना हो तो वो भी बता देना। नहीं तो किराने का तो कोई सामान नहीं लाना है, रीना ने बोला। वैसे भी अभी हम लोग 10 दिनों के लिए जा रहे हैं, तो घर में सामान लाकर भरने के लिए क्या जरूरत है? जब वापस आएंगे तब ले आएंगे। थोड़ा बहुत पिछले महीने का रखा हुआ है, माँ जी के लिए पर्याप्त है। बेटे के मार्केट जाने की बात सुनकर आभाजी बेटे से बोली, बेटा, तुम लोग बाहर जा ही रहे हो तो देखो, ये मेरा दवाइयों का पत्ता खत्म हो गया है, एक पत्ता दवाइयों का भी लेते आना। दवाइयों के पत्ते को दूसरी तरफ फेंकते हुए बेटा बोला, क्या माँ, जरा सा बाहर क्या जाता हूँ, अपनी दवाइयों के पत्ते पकड़ाने लगती हो? अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आया था। अरे बेटा, वो तो बीपी की दवाइयाँ थी, मेरी शुगर की दवाइयाँ खत्म हो गई है। तुम लोग जा रहे हो, मैं अकेली रहूंगी, कुछ दिक्कत हुई तो कौन देखेगा? तभी बहू कमरे से चिल्लाती हुई बोली, माँ जी, 10 दिनों में तुम्हें कुछ नहीं होगा, मर नहीं जाओगी बिना दवाइयों के। बेटे बहू दोनों ही इस तरह से चिल्लाते हुए मार्केट को निकल गए। दूसरे दिन ही बेटे बहू की जाने की तैयारी थी और वो शिमला मनाली के लिए निकल गए। बेटे बहू को गए हुए 4 दिन ही बीते थे। कमरे में बैठी हुई आबाजी की आंतें भूख की वजह से कुलबुला रही थी। कभी कमरे में आती तो कभी रसोई में जाकर डब्बों को खोल खोल कर देखने लगती, शायद किसी डब्बे में कुछ रखा हो। लेकिन बहू तो घर का सारा राशन खत्म करने के बाद ही घूमने फिरने गई थी, किराना खरीद के भी नहीं गई। घर में कुछ आटा और दाल ही पड़ा था, जिसे बनाकर खाकर आभाजी ने बड़ी मुश्किल से अपने 4 दिन निकाल दिए थे। जब आभाजी से भूख सहन नहीं हुई और घर में खाने को कुछ नहीं दिखा, तो वो अपने बेटे को फोन करने लगी। बेटा, बहुत भूख लग रही है। इतनी सी बात सुनते ही बेटा भड़क गया। बोला, माँ, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो। भूख लग रही है तो कुछ बनाकर नहीं खा सकती? रसोई में जाओ और भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, खाना बनाकर खा लो। इतना कहकर बेटा फोन को काटकर अपने मजे में लग गया। बेचारी आबाजी फिर से रसोई में गई। कुछ भी नजर नहीं आया तो एक गिलास पानी घड़े से भर कर पी गई। भूख से परेशान आबाजी शाम को फिर से बेटे को फोन लगाने लगी। फोन को उठाते ही बेटा चिड़चिड़ा गया। बोला, क्या है माँ, बार बार फोन करके परेशान कर रही हो? पता है तुम्हें, हम दोनों इधर सुकून से घूमने के लिए आए हैं, लेकिन 4 दिन भी हमें सुकून से नहीं रहने दे रही हो, बराबर फोन किए जा रही हो। अब ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा जो मुझे फिर से फोन कर दिया? वो बेटा, रसोई में तो कुछ भी राशन नहीं है, वो तो 3 दिन में खत्म हो गया जो था। दाल और चावल पड़े थे थोड़े से, वो तो खत्म हो गए। अब आटा भी नहीं है, सारा सामान खत्म हो गया है। जैसे तैसे तो मैंने अपने 4 दिन निकाले, अब मैं क्या खाऊं? आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं माँ, तुम कितना खाती हो, इतनी जल्दी हफ्ते भर का राशन खत्म कर लिया। अब मैं इतनी दूर से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हें जो दिखाई दे उधर तुम करो वही, लेकिन मैं इधर से तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता।
अपना पेट खुद भर लो और अब मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत करना। जो जैसी परिस्थिति है खुद ही देखो, मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर बेटे ने फटाक से फ़ोन काट दिया। बेटे को आने में अभी पूरे 6 दिन थे। इन 6 दिनों में कैसे रहा जाएगा। घर में ताला लगाकर आभाजी पास के ही मंदिर की तरफ चल पड़ी, जहाँ रोज शाम के समय कीर्तन होते हैं और प्रसाद में कुछ न कुछ खाने को मिल जाया करता। शायद मुझे भी उधर कुछ खाने को मिल जाएगा, यही सोचकर आभाजी मंदिर की तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। मंदिर में उस दिन चना और हलवे का प्रसाद मिला। प्रसाद को खाकर आबाजी की पेट की भूख कुछ कम हुई। रात के खाने का इंतजाम तो मंदिर से हो गया, लेकिन सुबह फिर से वही हाल। बेटे ने भी अपने पास फोन करने से मना कर दिया था। दोपहर के 12 बजने को है। रसोई में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बनाकर खाया जा सके। एक पैसा भी बेटा बहू हाथ में रख कर नहीं गए थे कि बाद में जरूरत पड़े तो कुछ खरीद भी सको। बड़ी मुश्किल से आबाजी पास की ही किराने की दुकान पर चली गई और उससे कुछ सामान ले लिया। कहा कि पैसे उधार कर देना, जब बेटा आएगा तो तुम्हें पैसे दे देगा। दुकान वाला अपने सामान को वापस लेते हुए बोलने लगा, माँ जी, नहीं, अगर तुम्हारे पास नगद पैसे हैं तो ही सामान मिलेगा। तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हें उधार देने से मना किया है। कहा था अगर मेरी माँ तुम्हारी दुकान पर कुछ उधार लेने आए तो उसको मत देना, इसीलिए मैं तुम्हें 1 किलो आटा भी नहीं दे सकता। दुकानदार की बात सुनकर आभाजी तो दंग ही रह गई कि मेरे बेटे बहू ने दुकानदार से मेरे कुछ लेने के लिए तक मना कर दिया है। अब मैं क्या खाऊंगी। पास के ही एक चबूतरे पर थक हार कर बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे कि हाय रे मेरी किस्मत, अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। और हर माँ बाप करते हैं, कितनी मुश्किलों से बच्चों को पालते पोसते हैं, बच्चों के हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की कमी ना होने देते। भले खुद का पेट काटना पड़े पर बच्चों के लिए उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। अगर बेटा महंगी से महंगी चीज़ खाने के लिए भी कहे तो मैं अपने आटा और चावल के डब्बे में छुपे हुए पैसे निकाल कर उसको देती थी और उसकी पसंद की चीज़ दिला देती थी। जब बेटा 5 साल का था मेरा तो साइकिल के लिए मचल रहा था। मेरे और मेरे पति के पास इतने पैसे थे नहीं कि हम अपने बेटे को साइकिल दिला पाए। बेटे को साइकिल दिलाने के लिए मैंने अपने कान के झुमके गिरवी रख दिए थे, तब जाकर उसको साइकिल दिलवाई थी। साइकिल दिलाने के बाद बेटे के चेहरे पर जो खुशी आई थी, उसे देखकर हम दोनों पति पत्नी कितना खुश हो गए थे। देख देख कर फूले नहीं समा रहे थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि बुढ़ापे पर बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसाएगा। बड़ी मुश्किलों से बेटे को पढ़ाया, तब जाकर उसे इतनी अच्छी नौकरी लगी है। नौकरी लगने के बाद हम दोनों पति पत्नी ने सोचा था कि अपने बेटे बहू के साथ आराम से रहेंगे। अब घर में पैसों की और खाने पीने से लेकर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह सिर्फ बेटे बहू के लिए, मेरे लिए नहीं है। आज मेरी परिस्थितियाँ पहले से भी बदतर हो गई है। पहले तो कम से कम भरपेट खाना तो खा लेती थी। आज तो बेटे बहू के पास पैसा होते हुए भी वो दोनों मुझे भरपेट खाना नहीं देते, दवाइयों के लिए पैसे नहीं देते। मैं अपना खर्चा खुद का नहीं चला पाती हूँ। बाहर चबूतरे पर बैठी हुई आभा जी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उनके पास एक दूसरी वृद्ध महिला आ गई, जो उसके हाथ में पेन है। वो बोली, बहन जी, पेन खरीद लो, 10 रुपए का एक है, बहुत अच्छा पेन है, तुम्हारे नाती पोतों के काम आएगा, खरीद लो ना। आभा जी ने उसे मना कर दिया कि भाई मुझे तो पेन नहीं चाहिए। पेन वाली बुढ़िया अपने पेन को लेकर आगे चल पड़ी। आभा जी सोचने लगी, जब वह इतनी बूढ़ी महिला बुढ़ापे पर पेन बेचकर अपना पेट पाल सकती है तो मैं क्यों नहीं। आभा जी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस बुढ़िया के पास पहुंची और उस बुढ़िया का हाथ पकड़कर पूछने लगी कि तुम्हें ये पेन बेचने के लिए मिले हैं तो किसने दिए हैं, तुम पेन को बेचकर कितना कमा लेती हो। तो पेन वाली बुढ़िया बोली, बहन, पास में ही एक बहुत बड़ी होलसेल की दुकान है, जहाँ पर उस दुकान का मालिक बैठता है और हम जैसे बूढ़े और बच्चों को सड़क के किनारे पेन बेचने के लिए दे देता है। जो जितने पेन बेचता है उस हिसाब से उसे दिन भर के पैसे मिल जाते हैं। उतने में मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। भरपेट खा लेती हूँ, 150 बच भी जाता है। पेन वाली बूढ़ी महिला की बात सुनकर आभा जी की आंखों में भी चमक आ गई। वो बोली, मुझे भी उस दुकान पर लेकर चलो ना, मुझे भी पेन बेचने हैं। मैं भी भरपेट खाना खाना चाहती हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। उस बुढ़िया के साथ में आबाजी भी उस दुकान पर पहुंची और दुकानदार से बोली कि वो भी पेन बेचना चाहती है। दुकानदार ने उन्हें खुशी खुशी कुछ पेन बेचने के लिए दे दिए और बोला, शाम को जितने भी पेन बिकेंगे फिर हम अपने हिसाब से रोज के पैसे देंगे। इसके लिए वह तैयार हो गई
इसी तरह से सड़कों के किनारे आने जाने वाली गाड़ियों में और गुजरने वाले लोगों में आभाजी पेन बेचने लगी। लेकिन दुनिया वाले उन्हें पहचाने ना और साथ ही उनके बेटे को बुरा भला ना समझे, इसलिए आभाजी साड़ी के पल्लू से अपने पूरे चेहरे को ढके रखती थी। वह सिर्फ अपनी आंखों को ही खोल कर रखती, बाकी पूरे चेहरे को बंद, ताकि वह किसी की पहचान में ना आ सके। उस दिन उनके पूरे 15 पेन बिक गए। इसके बदले में उन्हें कुछ रुपए मिले। रुपयों को लेकर आभाजी दुकानदार के पास पहुंची। 1 किलो आटा और 1 किलो चावल खरीद कर घर ले आई। दूसरे दिन सुबह सुबह आबाजी ने आटे से अपने लिए रोटियां बनाई, नमक मिर्ची की चटनी बनाकर खाना खाया। आज उन्होंने अपनी कमाई से भरपेट खाना खाया था। बड़ा ही सुकून मिल रहा था। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और फिर से वह पेन बेचने के लिए आ गई। उन्हें ये सब करना बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे उन्हें भरपेट खाने को मिल रहा था और बेटे बहू के आगे हाथ भी फैलाने नहीं पड़ रहे थे। वरना 2 रोटी के बदले में बेटे बहू मुझे कितना कुछ सुनाते हैं, पेट भर खाना भी नहीं देते। अगर 2 रोटी से ज्यादा तीसरी रोटी बहू बेटे से मांग लूं तो ऐसे आंखें निकालते हैं जैसे अभी मुझे कच्चा चबा जाएंगे। कितने दिनों से बहू बेटे के साथ बैठकर मैंने भरपेट खाना तो खाया ही नहीं है। ये सब काम आबाजी को इसीलिए बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी डर था कि उन्हें कोई पहचान न ले। एक दिन वह इसी तरह से पेन को बेच रही थी, तभी बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। आबाजी के हाथ में बहुत सारे पेन थे। वह अभी अभी लेकर आई थी और चाहती थी कि उनके सारे पेन बिक जाए। उसके बाद ही वह घर जाएंगी, जिससे कल के खाने पीने का भी इंतजाम हो जाए। इसीलिए आंधी तूफान आने के बावजूद भी वह सड़क से नहीं हटी, बराबर पेन को लेकर खड़ी रही और उनको आने वाले जाने वाले लोगों को बेचती रही। तभी आबाजी के सामने एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। गाड़ी में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। वो आबाजी को बड़े ही गौर से देखने की कोशिश करने लगी और उनको पहचानने की कोशिश करने लगी, लेकिन चेहरे पर पल्लू होने की वजह से उसे ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। गाड़ी में ही बैठा हुआ उस स्त्री का बेटा बोला, क्या हुआ माँ, तुम बार बार उस पेन वाली औरत को क्यों देख रही हो? ऐसा लग रहा है कि शायद तुम उसको जानती हो। तभी उसका 10 साल का पोता बोला, दादी को सभी जानने पहचानने वाले ही लगते हैं, हर किसी को अपना बताने लगती है। तभी आबाजी कार के पास पहुंच गई और कार में बैठी हुई महिला से बोली, अपने पोते के लिए यह पेन खरीद लो बहन जी, सिर्फ 10 रुपए का है। आवाज सुनते ही कार में बैठी हुई महिला चौंक गई और बोली, क्या तुम आभा हो? अपना नाम सुनते ही आबाजी उस औरत को गौर से देखने लगी और सकपका गई। पेन के पैसे लिए बिना ही वह उधर से दूसरी तरफ चली गई। रोड के दूसरी तरफ कुछ बोरियां रखी थी। वह उनके पीछे ही जाकर खड़ी हो गई। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं इस शहर में कोई उन्हें पहचान न ले और बेटे से जाकर शिकायत ना कर दे। अगर बेटे से शिकायत कर दी तो वो तो बहुत डांट लगाएगा कि तुम शहर भर में हमारी नाक कटवा रही हो। क्या जरूरत थी पेन बेचने की? लेकिन कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं किस मजबूरी में पेन बेचने का काम कर रही हूँ। आखिर भरपेट खाना खाने के लिए ही तो मैं ये पेन बेच रही हूँ। आबाजी छुपकर खड़ी हुई थी, तभी पीछे से वह महिला आ गई और आबाजी के सर से पल्लू को हटा दिया। सामने आबाजी को पेन बेचते हुए देखकर उनको गले लगाकर रोने लगी। बोली, आभा, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली कामिनी हूँ। तुमने अपना क्या हाल बना लिया है और पेन क्यों बेच रही हो? तुम्हारे बच्चे थे ना, वो कहाँ है? आबाजी को जिस चीज का डर था आज वही हो गया। फिर वह अपनी सहेली कामिनी के गले लगकर रोने लग गई। कामिनी जी पूछने लगी, अच्छा आभा, अब सच सच बताओ, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी तुम्हें जो तुम सड़कों पर पेन बेचने लगी? रोती हुई आभा जी बोली, क्या बताऊं कामिनी, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए ही मैं सड़कों पर पेन बेच रही हूँ। कामिनी जी बुजुर्ग लोगों की एक सामाजिक संस्था चलाती थी। अपनी सहेली को देखकर उन्हें इतना तो अंदाजा लग गया कि उनके घर की परिस्थिति क्या है और वह किन हालातों से गुजर रही है। कामिनी जी उससे बोली, अरे आभा, तेरे शहर में आई हूँ और तू मुझे अपने घर आने के लिए भी नहीं कह रही। चल, मैं तेरे घर चलती हूँ। घर चलने की बात सुनकर आबाजी थोड़ी सकुचा गई। उन्हें लगा कि अगर अपनी सहेली को घर लेकर जाऊंगी तो उन्हें क्या खिलाऊंगी। मेरे घर में तो इतना सामान भी नहीं है कि मैं 4 लोगों का खाना बनाकर खिला सकूं या उनको ढंग की चाय और नाश्ता ही करा सकूं। और मेरी सहेली तो इतनी पैसों वाली है। हालांकि घर तो अच्छा बना हुआ है, घर में सामान भी खूब है, लेकिन खाने पीने की चीजें तो है ही नहीं।
कामिनी जी को तो आभा की परिस्थितियों को जानना था, इसलिए वह जिद करके आभा के घर पहुंच गई। आभा जी के कल के कुछ पैसे बचे हुए थे, इससे दूध का एक पैकेट और थोड़े से नमकीन बिस्किट लेकर अपनी सहेली का स्वागत सत्कार उन्होंने किया। अरे, तेरे बेटे बहू नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है आभा? कामिनी, मेरे बेटे और बहू शिमला और मनाली घूमने गए हैं। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां थी ना, तो 10 दिनों के लिए गए हैं। आज शाम तक आने वाले हैं। कल ही मेरे बेटे का फोन आया था। फिर तो अच्छा है, मैं तुम्हारे बेटे बहू से भी मिलकर ही जाऊंगी। कभी तुम्हारे बेटे बहू से भी मिली नहीं हूँ। और हाँ, तुम्हारी एक बेटी भी तो है ना, वो कहाँ है? वो तो अपने ससुराल में है, कभी कभार आ जाती है। जब से उसके पिताजी गए हैं, तब से वह हर 6 महीने में मुझसे मिलने आती है। लेकिन ससुराल में उसकी भी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए मैं बेटी को परेशान नहीं करती हूँ। आबाजी ने ये नहीं बताया कि लास्ट टाइम उनकी बेटी 2 साल पहले आई थी, जब उनके बेटे बहू ने अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे बुलाया था और उसी मौके पर उस पर सोने के कंगन चोरी का आरोप भी लगा दिया था। उस वजह से बेटी का सबके सामने बहुत अपमान हुआ था और इसीलिए बेटी ने मायके में आना छोड़ दिया। कभी कभार बेटे के फोन पर मुझसे बात करके मेरा हालचाल पूछ लेती है। आभा जी एक सवाल का जवाब दे ही पाती है, तब तक कामिनी जी दूसरा सवाल दाग देती है। और तेरे बेटे बहू, वो तो तेरा बहुत ख्याल रखते हैं ना? जानबूझकर कामिनी जी बार बार बेटे बहू की बातें पूछ रही थी, लेकिन जैसे ही बेटे बहू के बारे में कामिनी जी पूछती, वैसे ही आभा जी के चेहरे का रंग फक पड़ जाता, उड़ जाता। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आभा जी दरवाजे की तरफ देखने लगी और फिर चौंक गई, क्योंकि उनकी बेटी और दामाद दोनों सामने खड़े थे। बेटी भागकर अपनी माँ के गले लग गई। माँ की हालत देखकर वह बड़ी दुखी हुई। कामिनी जी ने उसे माँ की सारी बातें बता दी कि उसकी माँ सड़कों पर पेन बेचकर अपने पेट का गुजारा कर रही है, जिसे सुनकर निशा बहुत रोई। बोली, माँ, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती बेटी, फोन तो तुम्हारे भाई भाभी के पास रहता है और वो मुझे थोड़े ही बात करने देते हैं। और जब वो थे तब थोड़े ना मैं पेन बेच रही थी। लेकिन तू इधर कैसे आ गई बेटी? माँ, मैं मैंने भाई भाभी की सोशल मीडिया पर मनाली घूमने की फोटो देखी थी। मुझे लगा भैया भाभी दोनों ही घर पर नहीं है, तो चलो आप अकेली होंगी, आपसे मिलाती हूँ। वरना भाई भाभी के सामने तो मैंने सोचा था कि घर में कभी नहीं आऊंगी, कदम भी नहीं रखूंगी। लेकिन जब तक मेरी माँ है, मैं अपने घर को और मायके को कभी नहीं छोड़ूंगी। आपसे मिले बिना मेरा दिल नहीं माना। कामिनी जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटी, जो तू अपनी माँ से मिलने चली आई। अब तू ही अपनी माँ को समझा। तेरे भाई भाभी माँ के साथ सही नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। इतना तो मुझे और तुझे दोनों को ही समझ में आ रहा है। अगर तुझे किसी भी तरह की जरूरत हो तो मैं एक समाज सेवा की संस्था चलाती हूँ। बेझिझक मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन जल्दी ही हम लोग मिलेंगे ज़रूर। इतना कहने के बाद कामिनी जी चली गई। निशा रसोई में कुछ बनाने के लिए गई, लेकिन देखती क्या है कि रसोई में तो सारे बर्तन भांडे खाली पड़े हुए हैं। ठन ठन पाल, खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है, जिसे देखकर निशा को बड़ा गुस्सा आया और माँ के ऊपर बड़ी दया भी आई। घर में बूढ़ी माँ है और भाई भाभी उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं रख कर गए हैं, इसीलिए बूढ़ी माँ को अपना पेट भरने के लिए सड़क पर पेन बेचने पड़ रहे हैं। माँ के पास गई। माँ, भाई का नंबर दो, मुझे बात करनी है उससे। बेटा, नंबर तो मुझे याद ही नहीं है। हाँ, टेबल पर एक डायरी रखी है, उसमें अपना नंबर लिख कर गया था और उसका एक पुराना छोटा सा फोन पड़ा था, उसी को मेरे लिए रिचार्ज करा कर छोड़ गया है। जैसे ही वापस आ जाएगा तब वो उस फोन को भी ले लेगा। चाहे तो मेरे फोन से फोन कर लो। निशा अपनी माँ के फोन से भाई के फोन पर नंबर लगाने लगी, लेकिन माँ के फोन को महेश ने नहीं उठाया, क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया था। उसे लगा माँ फिर से कुछ न कुछ डिमांड करेगी। बाद में निशा ने अपने नंबर से भाई को कॉल किया। निशा का नंबर देखकर महेश और रीना दोनों चौंक गए। फोन उठाकर बोला, कहो निशा, आज कैसे याद कर लिया तुमने, जो तुम मुझे कर रही हो? भैया, ये तुम्हारा क्या तरीका है? तुम लोग घूमने गए हो और माँ के लिए घर में जरा सा भी सामान नहीं रख के गए हो। माँ 4 दिन से भूखी बैठी है, रसोई में कुछ पकाने के लिए भी नहीं है, तुम लोग आराम से उधर घूम रहे हो। निशा, ये क्या बदतमीजी है? महेश उसे डांटने लगा। किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? कोई अपने बड़े भाई से इस तरह से बात करता है क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
नहीं भैया, दिमाग तो तुम्हारा खराब हुआ है। आज निशा नहीं रुकी। फोन की सारी बातें रीना भी सुन रही थी। जब उसने सुना कि निशा मायके आई है तो फोन छुड़ाकर बोली, वाह रे निशा, तुम हमारे पीठ पीछे मायके आई हो। लगता है फिर से कुछ चुराने आई हो। पिछली बार मेरे कंगन चुराकर तुम्हें चैन नहीं मिला था, जो अब पीठ पीछे घर का सामान चुराने आई हो। अगर आना था तो सामने से आती। चोरी चुप के अपनी माँ से मिलने क्यों आई हो? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर में आने की? अगर मैं होती तो तुम्हें अपने घर की दहलीज भी ना चढ़ने देती। भाभी, मैं तुम्हारे घर नहीं, अपनी माँ के घर आई हूँ। और जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक मुझे मेरे मायके आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोक सकती हो, समझ में आया? भाभी फोन पर चिल्लाने लगी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी मैं घंटे भर में आ ही रही हूँ और घर से धक्के मार कर निकालूंगी तुम्हें। ठीक है भाभी, आ जाओ, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर निशा ने फोन काट दिया। निशा अपनी माँ को समझाने लगी। बोली, माँ, ऐसे आप कब तक घुट घुट कर भाई भाभी के साथ रहेंगी? वो दोनों आपको भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, घर का इतना सारा काम करवाते हैं, खुद तो अपने ऊपर इतने सारे पैसे खर्चे करते हैं, घूमने में, बाहर मूवी देखने में, शॉपिंग करने में और पार्टियां करने में। लेकिन जब आपको देने के लिए वक्त पड़ता है तो रसोई में से सारा खाना पीना खत्म करके ही निकलते बाहर। जबकि सब कुछ तो आपका है। घर आपका, पिताजी ने आपके बनवाया है और आपके ही नाम है। फिर भी आपको परायों की तरह इस घर में रहना पड़ रहा है, भूखों मरना पड़ रहा है। अब आपको अपने लिए कुछ न कुछ कदम जरूर उठाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा इस बुढ़ापे पर? मैं बहू बेटे को छोड़कर और जाऊंगी भी कहाँ? माँ, जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हिम्मत तो आपको ही दिखानी पड़ेगी माँ। ये घर आपके नाम है, इतना बड़ा घर। अगर इसको तुम किराए पर भी दे दो तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे तुम्हें। उससे आराम से अपना खर्चा चला पाओगी और भरपेट खाना, सुकून की नींद सो पाओगी। सच बेटा, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ माँ, बिल्कुल हो सकता है। और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कामिनी मौसी को भी बुला लेंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। निशा, क्यों माँ को भड़काने में लगी हो? शर्म नहीं आती अपने बहू बेटे के खिलाफ उनको भड़का रही हो? बैग आंगन में रखता हुआ महेश बोला। नहीं महेश, ये दोनों माँ बेटी ऐसे नहीं मानेंगी। रीना ने निशा का हाथ पकड़कर उसे धक्का देने की कोशिश की और घर के दरवाजे तक खींच लाई। निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन तभी आभा जी ने रीना का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से अपनी बेटी का हाथ छुड़ाते हुए बोली, खबरदार बहू, जो तुमने मेरी बेटी को मेरे घर से बाहर निकालने की बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हंसती हुई रीना कहने लगी, देख रहे हो महेश, तुम्हारी बहन ने माँ को कितना भड़काया है। तुम्हारी माँ ये गूंगी भी अब बोलने लगी है। लगता है बेटी के साथ साथ इस बुढ़िया को भी घर से निकालना पड़ेगा। अपनी सहेली कामिनी और बेटी के कहने से आभाजी की हिम्मत बढ़ गई थी। बहू के गाल पर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। बोली, कान खोलकर सुन ले बहू, ये घर मेरा है। तुम मुझे और मेरी बेटी को इस घर से कभी नहीं निकाल सकती। एड़ी चोटी का जोर लगा ले, तब भी मेरी बेटी को और मुझे इस घर से नहीं निकाल पाएगी। और निकलोगे तो अब तुम लोग इस घर से। जैसे बैग लेकर आए हो उन्हीं बैगों के साथ इस घर से बाहर हो जाओ और मेरे घर में दोबारा आने की हिम्मत भी न करना। इसी बीच निशा ने कामिनी जी को फोन कर दिया। कामिनी जी अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर निकली थी तो फटाफट वे आ गई। जब यह घर आबाजी के नाम है और वो नहीं चाहती कि तुम लोग इस घर में रहो, तो तुम लोग इस घर में उनकी मर्जी के बिना नहीं रह सकते हो। वो महेश और रीना को समझाने लगी, और अगर हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हो तो हम तुम्हें कानूनी तौर पर भी समझा देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप से अपना सामान लेकर इस घर से निकल जा। तुम्हें 2 दिन की मोहलत दी जाती है अपने सामान को इस घर से निकालने की। उसके बाद आबाजी घर को किराए पर दे देंगी। घर के किराए से काफी पैसा आ जाएगा और वो उससे अपना खर्चा बहुत अच्छे से चला पाएंगी। दवाइयाँ, खाना पीना, और खास तो वो रात को चैन की नींद सो पाएंगी क्योंकि उनका पेट भी भरा होगा। वो तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। इस प्रकार आभाजी ने उनके बेटे बहू को घर से बाहर किया। आभाजी का जहाँ मन लगता है अब वह उधर रहती है। कभी कभी बेटी के घर भी रहने चली जाती है। अब उन्होंने अपने घर में सारे कमरों को किराए पर उठा दिया है। खुद के लिए किचन और हॉल खाली रखा है। उन्हें 15,000 रुपए किराए पर आते हैं। इतने पैसों में उनका खर्चा बहुत मजे से चलता है। अब कभी कभार वो बेटी के यहाँ भी चली जाती रहने के लिए। और तो और खास बात है कि अब उन्हें अपना पेट भरने के लिए पेन बेचने की जरूरत नहीं है।
अपने घर के पैसों से वो भरपेट खाना खाती है, चैन की नींद सोती है और कभी कभी किसी ट्रेवल एजेंसी के साथ में कहीं घूम फिर भी आती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पेट की खातिर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अच्छी सी एक और कहानी के साथ में। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।